जी की कि नदी के घाट पर भी जो सियासी लोग बस जाएं तो प्यासे होंठ एक एक बूंद पानी को तरस जाएं। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, कि गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे बादल इनके खेतों पर बरस जाएं। इस कविता की भाषा की ऊंचाई को आप लोग समझें। और अब मैं ऐसे रचनाकार को आमंत्रित कर रही हूं, बिल्कुल समय खर्च नहीं करूंगी क्योंकि वो अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत हैं। भले ही वो किशनगढ़ के बिल्कुल पड़ोस में रहते हैं, अजमेर के, लेकिन पूरे देश और दुनिया में जाते हैं। हिंदी कविता, हिंदी मंच और हिंदी के व्यंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक ऐसे बड़े रचनाकार जो केवल मंच पर ही कविता पाठ नहीं करते बल्कि वो साहित्य उत्सव का आयोजन भी करते हैं। और जैसे कि जयपुर में एक गीत चांदनी कार्यक्रम पिछले 50 वर्षों से होता रहा है, इस वर्ष वो नहीं हुआ, जिसकी मुझे बड़ी पीड़ा है। ऐसे ही गीत सम्मेलन करने वाले हैं रास बिहारी गौड़, जिनका नाम ऐसा है कि जहां पूरा सदन भरा हुआ होता है श्रोताओं से खचाखच, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि उनके एक वाक्य पर चुपचाप बैठ जाए। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच सुने जाने वाले ऐसे रास बिहारी गौड़ जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। एक बार पूरा सदन आगे से लेकर पीछे तक जितने भी श्रोता हैं और जो खाली कुर्सियां हैं उनकी भी जिम्मेदारी आप लोगों की है। और मंच के लोगों से भी मैं चाहूँगी एक बार तालियां बजाकर रास बिहारी गौड़ जी को आमंत्रित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे कुछ श्रोताओं को प्रणाम। आप बच्चे और हम कुचे हैं, अब बस ऐसा ही पूछे पूछे हैं। अब आप क्यों नहीं घर जा रहे हो, आपकी मजबूरी है। हम तो इसलिए नहीं जा रहे हैं कि हमें पेमेंट नहीं मिला, वरना तो हमें चले जाना चाहिए था। हाँ, जो पीछे हैं अगर वो भी आगे आ जाओ यार। कुछ नहीं बचा, 10-5 मिनट मैं लूँगा, 20-25 मिनट कीर्ति जी लेंगी। अब आप कर कुछ भी नहीं सकते। अपन दोनों एक दूसरे की जगह फंसे हुए हैं। अब फंसा हुआ आदमी क्या करता है, वो ही करना है। लेकिन मैं 2 मिनट पहले अपनी बात कर दूं मित्रों। मैं प्रदीप जी आपका बहुत बहुत आभार। शायद 10 वर्ष बाद आया हूं मैं, और इस रविंद्र मंच पर मैंने कई बार कवि सम्मेलन के संचालन किए हैं और मैंने इस बहुत बड़े मंच को देखा है। शायद यही वो मंच था जिसने मुझे उंगली पकड़कर ईशान की तरह चलना सिखाया। क्या बात है, वाह। और मैं यहाँ से चलकर जब गया तो अमेरिका और टेलीविज़न की तमाम यात्राएं करता हुआ एक बार पुनः आया हूँ। मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, और इसको हिंदी में चमचागिरी कहते हैं। इसलिए अगर आप आ सकते हो आगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ 5-7 मिनट में आपको मज़े तो दे दूंगा मैं। आ जाओ यार। अब मुझे दिख नहीं रहा है पीछे कितनी कुर्सियाँ खाली हैं, क्योंकि जो कुर्सियाँ खाली होती हैं तो फिर लोग भी ऐसा लगता है वो भी खाली से ही हैं। अब जो बैठे हैं ऐसा लगता है खाली हैं। वेरी गुड। हाँ बैठो, चलो। अब ये लोग जा रहे हैं। सर्वेश भाई थोड़ी देर, कितनी देर में जाओगे, चले जाना, कोई दिक्कत नहीं। ये हम एक और बात, सर्वेश भाई और कीर्ति हम लगभग एक साथ आए थे 90 के दशक में, 85 के दशक में। लेकिन हमारे बाद जो पीढ़ी आई है, ये कहते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है मित्रों कि ये पीढ़ी हमसे ज़्यादा समर्थ है, हमसे ज़्यादा सक्षम है। ये ठीक उसी तरह से है कि मोबाइल का जो मॉडल बाद में आता है वो ज़्यादा अपडेट होता है, उसमें ज़्यादा फीचर होते हैं। मैं इस पीढ़ी का इस्तकबाल करता हूँ। क्या बात है, वाह 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 वाह। क्योंकि बच्चे वो हैं साहब, 21वीं सदी के बच्चे। सच बता रहा हूँ। मेरे तो एक दोस्त है, उसका बेटा उनसे बोल रहा, पापा पापा मैंने लड़कियों के नाम से 5 फेक फेसबुक अकाउंट बनाए। बाप को बता रहा लड़का। अच्छा। बाप घबरा गया, बोला तो मैं क्या करूं? बोला 4 पे आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है। देखो आगे आ जाओगे, मैं मजा दूंगा, ये बता रहा हूं मैं आपको। वो आपका कुछ लोग क्या पीछे से ही लेते हैं मजा। ताली बजाओ। मैं क्या दिमाग से ना कविता करता हूं, और मेरी सुनना भी मत दिमाग से। समय बदला हुआ है यार, क्या है, बड़ी गंभीर बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। खाने की चीज पिज्जा। देखो मैं बारीक बात कहूंगा। अच्छा है। बारीक बात पता है क्या होती है? जो आधी समझी जाए। आधी क्या समझी जाती है? कुछ भी नहीं होता बात। मैं एक लड़का था, उसकी शादी हो रही थी, घोड़ी पे बैठा, घोड़ी भी दब गई, कार में बैठकर चला गया। लड़की ने वरमाला डालने से मना कर दिया। बारीक बात बता रहा हूं। पूछा अब क्या हुआ? बोला जिससे घोड़ी नहीं संभली
ताली बजाओ अभी भी। हाँ। बारीक बात का मतलब अलग होता है। शादी हुई, नई नई लड़की थी, बिल्कुल अभी मेहंदी भी नहीं छूटी थी, सास कड़क थी, उसने शादी के सारे कपड़े उसके सामने रख दिए, बोला धो। बहू बेचारी क्या करती, नई लड़की थी, धोने लगी, इतने धोए कपड़े फट गए। सास चिल्लाई, बोला ये क्या किया तूने, सारे नए कपड़े फाड़ दिए। बहू बोली, सासू जी आज तो कपड़े थे। देखो जिसके समझ में आएगी उसके ज्यादा आएगी। आप भी बनाओ यार, ऐसे टेढ़े टेढ़े बैठो। इधर वाले तो वामपंथी बिल्कुल सो रहे हैं कि हम क्यों बनाए, हमने तो इनको बुलाया है। इनका भाव देखिए। किशनगढ़ के लोग, बड़ा आनंद है, बड़ा अजीब सा काम होता है। एक दिन मैं अपनी पत्नी को, मुझे क्या बैंगन पसंद नहीं है, मैंने कहा देख बैंगन खाने से अगले जन्म में आदमी गधा बनता है। बोला ये बात पिछले जन्म में क्यों नहीं सोची थी। जिसके समझ में आएगी उसके ज्यादा आएगी। बाकी खाने की चीज पिज्जा, पीने की चीज माजा, बासी आइटम ताजा। गंगा जल से बड़ी मिनरल वाटर की हस्ती है, पानी महंगा प्यास सस्ती है। वाह वाह, इस पे ताली बजनी चाहिए। बजा बुझलो यार थोड़ी देर। क्या हालांकि ये तो टाइम लठ बजाने का भी है वैसे, कि अभी तक बोल ही रहे हो यार। वो सच कह रहा हूँ, एक बार मैं किसी कवि सम्मेलन में था, एक बच्चा रो रहा था। हाँ। मैंने उसकी मैडम को कहा, मैंने कहा मैडम अपने बच्चे को चुप करा लो। बोला वो भी यही कह रहा है। बारीक बात है, पढ़े लिखे लोगों के कवि हूं मैं, क्या कर सकते हो आप। तो हर चीज में गंगा जल से बड़ी मिनरल वाटर की हस्ती है, पानी महंगा प्यास सस्ती है। नून तेल लकड़ी की बात कौन करेगा ऐसे में। क्या बात है। जब एक खूबसूरत लड़की हाँ। टेलीविजन स्क्रीन पर आकर कहती है हमसे बात करो सिर्फ 50 पैसे में। कहती है ना, क्या भाई साहब बैठे हैं, वाह 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 वाह, कुर्सी पे लेट लेते हैं ये, उनके घर में तो पलंग की जरूरत ही नहीं होगी, या होनी भी नहीं चाहिए। ये लग भी रहा है घर से ही कुर्सी लाए हैं। पैर हमारे सामने रख दिए ऐसे, वो कृष्ण भगवान ने रख दिए थे गंगा जी में निकलते हुए कि बेटा धो पूंछ। वाह, बड़ा संकट है हर चीज में। आप देखो, कोई भी चीज आप देखो, मैं तो सच कह रहा हूं, समय ऐसा बदला हुआ है। 24 घंटे आपके पास फोन आता है, लोन ले लो, आता है, इंटरेस्ट कम है, आता है ना, और खूबसूरत आवाज में आता है। ऐसा लगता है अपन तो इंटरेस्ट लिए जाओ, पूरा इंटरेस्ट। लोन लो या मत लो, बात में तो इंटरेस्ट आता ही है ना। अच्छा है। देखो यार, ताली वाली बजाओगे तो मैं मजा दूंगा थोड़ी देर में, जितनी देर भी। अब मैं जानता हूँ 2-2:30 बजे आप क्या कर सकते हो। अब जब घर ही नहीं गए तो यहीं भी क्या कर लोगे यार। आप अच्छा है। मतलब आप जैसा आदमी, मतलब मैं देख रहा हूँ 1:30-2 बजे भी आदमी घर से बाहर है। अच्छा, उनकी तो समझ में आती है जो शादीशुदा है कि लुगाई से एक दिन तो दूर हैं, पर ये कुंवारे बाहर क्यों हैं, इनका कुछ कर नहीं सकते। और ये कुंवारे अगर इस समय बाहर है तो जिंदगी भर बाहर ही रहेंगे। ताली वाली बजाते हैं ना, मजे आएंगे। तो लोन ले लो, इंटरेस्ट कम है, आते हैं ना। मेरे तो एक बैंक वाला दोस्त है। हाँ। प्रदीप जी, आपका भी कोई दोस्त हो पूछना। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम लोन बांटते रहते हो, मान लो कोई नहीं चुकाता है तो क्या करते हो। बोला यार नहीं, हम वसूल लेते हैं, हमारा तरीका है। मैंने कहा तुम कार के लिए लोन देते हो, मान लो किसी ने नहीं चुकाया। बोला वेरी सिंपल, हम कार उठा लाते हैं। बारीक बात आ रही है। मैंने कहा वेरी, कार उठा लेते हो, अच्छा शादी के लिए भी देते हो। आई 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 अब उसका जवाब सुनना, मैंने वहां खड़े होकर ताली बजा दी और आप दावा रोक नहीं सकते। उसने जो जवाब दिया, बोला रास बिहारी जी बड़े शाणे हो, जो कार का लोन नहीं चुकाता है हम उसकी कार उठा लाते हैं, हड्डी पसली तोड़ आते हैं, और शादी का नहीं चुकाता तो उसकी घरवाली नहीं लाते, अपनी उसके घर छोड़ आते हैं। क्या टेक्नोलॉजी है साहब। तो समय बदला हुआ है। मैं जूते लेने गया एक मॉल में, सच्ची बात बता रहा हूँ, ये भाई साहब भी जा रहे होंगे। जूते पूछे 25,000 के जूते। मैंने कहा इतने महंगे। बोले भाई साहब जूते तो जब भी पड़ते हैं महंगे ही पड़ते हैं। अभी मैंने कहा तू बेच रहा है या मार रहा है। बोला आपको खरीदने या खाने, वो भी बेटा लगा हुआ है। अब देखो मजे आ रहे हैं। अच्छा मैंने कहा चल यार इतने महंगे जूते हैं कितने दिन चलेंगे। बोला ये तो आपके चाल चलन पे डिपेंड है।
सवाल क्या है दोस्तों, हम सारी चीजों में विसंगतियां ढूंढते हैं। मैं एक कविता सुनाता हूँ हास्य की, मैं बहुत समय कम है लेकिन मैं चाहता हूँ छोटी छोटी विधा सब दे दूं, क्योंकि अभी जितने लोग आप बैठे हो और जैसे बैठे हो ऐसा लगा बैठने ही आए हो। दिन में जाते ना बैठने, अपन भी उठावने में जाते ही होंगे, 5 बजे गए होंगे, यहाँ आते हैं रोज। एक उठावने पर कविता सुनाता हूँ, मैंने संभवतः यहाँ सुनाई भी नहीं हुई, बहुत अलग तरह की कविता, संवेदनाएं दुख में से भी निकल सकती। ये तो बहुत अच्छी अच्छी बात है, कविता हास्य व्यंग का एक अलग तेवर है। दुख में से कविताएं कैसे निकलती हैं, जहां पर आंसू होने चाहिए वहां हम हंसी दिख जाती है। हम जैसे ही पता, एक हमारे मित्र हैं रामलाल जी, अगर यहाँ कोई हो तो बुरा नहीं माने, और मान भी क्या ले, उसकी भी कविता ये होनी है। जीवन में सबके रामलाल जी होना है सबको, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सच्ची कह रहा हूँ, एक उठावने में गया प्रदीप जी, आप गंभीर बात ना, काफी लोग आए हुए थे, पांडाल पूरा भरा हुआ था। एक सज्जन मेरे पास बैठे, बोला यार आज अगर रामलाल जी होते तो कितने खुश होते। मैंने कहा यार वो होते तो हम यहाँ क्यों होते। मतलब आदमी बोल रहा होता। अच्छा, दूसरे ने तो और बढ़िया बात करी, बोला यार ये मर गए लेकिन इनको 25 लाख का फायदा हो गया। मैंने कहा मरने के बाद कैसा फायदा, बोला 6 महीने पहले इन्होंने मुझसे बीमा कराया था। मैंने कहा चलो यार बच्चों को फायदा हो गया। बोला बात ये नहीं है, कल आपके घर आ जाऊं। तो ये हास्य व्यंग के मस्ती, आप ताली वाली बजा दो। एक बढ़िया कविता जो आप रोज भोगते हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह रास लतीफे बिहारी में जी, नहीं होता। बहुत देखिए मैं जो रोज देखता हूँ, जो आप रोज भोगते हो वो हम कविता में देखते हैं, इतनी सी बात है। कविता कुछ भी नहीं होती। हम चाहे मैं हूँ, सर्वेश भाई हूँ, क्या कर रहे हैं आप, शादी ब्याह में जाते हो, वर वधू बैठे रहते हैं, क्या करते हो आप, पहले लिफाफा जमा कराओ फिर खाना खाओ, यही होता है। कुछ भी नहीं होता। मैं भी शादी में गया, बेटे को भूख लग रही थी, बोला पापा पहले खाना खा लेते। मैंने कहा नहीं बेटे पहले लिफाफा देंगे। तो वो लिफाफा देकर जाके बोलता है 3 थालियों के पैसे काट लो। सच्चा किस्सा बता रहा हूं आप। 3 थालियों के मैं पैसे। लखनऊ गया, इनकी बिटिया का जन्मदिन संयोग से उसी दिन कवि सम्मेलन था, और बिल्कुल आपके साथ रोज होता होगा। इन्होंने जो मेरे साथ किया, और बात सुनना आपको मजा आएगा। हम आपस में बात कर रहे हैं, मैं गया, मैंने इनको लिफाफा दिया, इन्होंने जेब में रख लिया। बोला इसकी क्या जरूरत थी। जेब में रखने के बाद मैंने कहा भाई जरूरत नहीं थी तो वापस कर दो। बोला यार आप तो मजाक कर रहे हो। क्या आदमी है साहब। वाह। तो अब आप देखिए, मैं उस शोक सभा में से एक कविता निकालता हूं, हास्य व्यंग के साथ संवेदना बुनने की कोशिश करता हूं। संभवतः आपने तो मुझे बहुत प्यार दिया है, और वो प्यार देंगे ही देंगे, मैं जानता हूं। अब आपके पास है भी क्या प्यार देने के अलावा। आप यहाँ बैठे रहना, क्योंकि आपके पास प्यार के अलावा भी कुछ है। देखिए आदमी क्या है, समझना पड़ता है भाई। अग्रवाल बैठेंगे। एक बहुत ऊंची चीज होते हैं, मैं सच कह रहा हूँ। अभी हमारे पुष्कर में बड़ा अजीब काम आया, तो वो ये मैं खैर बहुत सारे लतीफे हैं, वो बाद में करूंगा। मैं कविता सुनाता हूँ यार, टाइम बहुत पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाए। जैसे ही पता चला रामलाल जी का राम नाम सत्य हो गया, आप उस मनोविज्ञान में जुड़ना, कविता छोटी सी है लेकिन मजा देगी। जैसे ही पता लगा रामलाल जी का राम नाम सत्य हो गया, सुनते ही हमारा कार्यक्रम व्यस्त हो गया। सोचने लगे यार कौन पड़े टंटे में, पता नहीं कितने घंटे में उठाएंगे। आज बिजी रहो, परसों उठावने में जाएंगे। उठावने के कायदे हैं, ढेरों फायदे हैं, ना पैदल चलो ना आंखें नम, मिलना का मिलना गम का गम, यह मौत मातम और मजे का 3-in-1 सिस्टम। वाह 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 वाह। अच्छी बात है, ताली भी बहुत बजाते रहो, आप सुंदर भी है, बजाते बहुत रहो। अच्छा है रास बिहारी जी। ये वाह, है वाह। मौत मातम और मजे का 3-in-1 सिस्टम। रामलाल जी तो प्यारे हो गए राम के। जाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि उनके 3 बेटे, तीनों बड़े काम के। अच्छा। एक नगर पालिका में बाबू, वाह वाह। दूसरा राजनीतिक सांड बेकाबू, और तीसरा क्या पुलिस वाला। संबोधन दिया है देखो। तीसरा पुलिस वाला, वहां मिलेगा एमएलए का साला।
लगे हाथों उससे मुलाकात हो जाएगी, बीबी के तबादले की बात हो जाएगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारा चरित्र अपने आप को दर्पण के सामने खड़ा करता हूँ, बीबी के तबादले की बात हो जाएगी, बन जाएगा अपना काम, आम के आम, गुठलियों के दाम। ये सब वही हैं, यही होता है। तीसरे दिन का सवेरा, हमने अखबार में देखा रामलाल जी का चेहरा। आता है ना, अखबार में छपता है, उठावने की और गुमशुदा की दोनों फोटोएं छपती हैं। आदमी गुमशुदा के वाले के बैठने चला जाता है और मरे हुए को ढूंढने चल देता है। अजीब सा संकट है, देखिए। तीसरे दिन का सवेरा, हमने अखबार में देखा रामलाल जी का चेहरा, हमें बुलाता हुआ, गुनगुनाता हुआ, देखो जी जरूर आना। वो फोटो बात करती है, भूल ना जाना वरना लोग करेंगे मस्करी, कैसा आदमी था, मरा और दरी भी नहीं भरी। बहुत अच्छा, वाह। कैसा आदमी था, मरा और दरी भी नहीं भरी, ये मेरी आपसे अंतिम विनती है, मुर्दे की प्रतिष्ठा उठावने में जिंदों की गिनती है। आगे बढ़े, हमने पढ़े शोकाकुलों के नाम, समय, स्थान, पद प्रतिष्ठान, ये आन बान शान देखकर खुद मरने का मन होने लगा। क्या जमाना आ गया दोस्तों, शोक संदेश आजकल मौत का विज्ञापन होने। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, वाह, सही में बहुत अच्छा। तभी पत्नी बोली, मजा लेना, तभी पत्नी बोली, अजी शाम को उठावने में जाओगे, चारों तरफ नजर फेंकना, कोई ढंग का लड़का दिख जाए तो देखना। मेरी बहन कुंवारी है, हास्य की कोख से संवेदना का जन्म होता जाए तो दोनों को संभालना। उसी होठ को हंसने का अधिकार है जिसकी आंख में पानी होता है। अगर आपकी आंख पानी जानती है तो ठाके का स्वाद भी जान सकती है, मैं बात दे रहा हूं। तभी पत्नी बोली, अजी उठावने में जाओगे, चारों तरफ नजर फेंकना, कोई ढंग का लड़का दिख जाए तो देखना, मेरी बहन कुंवारी है, लड़कों की मारा मारी है, लड़कों की मारा मारी है, ऐसे मौकों पर अच्छे रिश्ते मिलते हैं, मौत के साए में अक्सर फरिश्ते मिलते हैं। वाह 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 वाह। हम पहुंच गए ठीक 4:45 बजे, पहुंचते ना अपन, देखा रामलाल जी के तीनों बेटे सजे धजे, प्रिंस सुप्रीम की चमकार ओढ़े, आगे ही आगे बैठे थे, प्रिंस आगे ही आगे बैठे थे। हमें दिख गए, मन में तसल्ली हुई, चलो इनको तो दिख गए। तभी देखा कुछ खास लोग आगे ही आगे बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। उसके बाद चला संवेदनाओं का दौर, उसके बाद चला संवेदनाओं का दौर, शोक संदेश पढ़े जाने लगे, कसीदे गढ़े जाने लगे। रामलाल जी के एक दोस्त श्यामलाल जी, रामलाल जी के एक दोस्त श्यामलाल जी अपनी बात में बोलने लगे, बोलकर दोस्त की पोल खोलने लगे। बोले मेरे दोस्त रामलाल को मरने का बड़ा चाव था, वाह, मौत से बड़ा लगाव था, मरने का बड़ा चाव था, बचपन में अंग्रेजी की टीचर पे मरता था, जवानी में जवानी की भूलों पर मरने लगा, वाह, बुढ़ापे में उसूलों पर मरने लगा, और मरते मरते परसों फाइनली मर गया। लोग जीने से डरते हैं, वो मरकर मौत को अमर कर गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप जितने लोगों थोड़ा मुखर हो जाओ दोस्तों। मैं बहुत अच्छा, शायद बहुत लंबे समय बाद आया हूं, बाद में पता नहीं कितने समय बाद आना। एक नेताजी तो भावनाओं में बह गए। आप राजनीति के लोग हैं और राजनीति का मजा लेना, मैं तरीके से राजनीति और समाज को जोड़ता हूं। बहुत शानदार। एक नेताजी तो भावनाओं में बह गए, बहते बहते कह गए, रामलाल जी का सम्मान घटने नहीं देंगे। मर गए तो क्या हुआ, वोटर लिस्ट में से इनका नाम कटने नहीं देंगे। वाह वाह वाह, क्या व्यंग है भाई। सारे लोग एक बार तालियां बजाइए जोरदार, बहुत अच्छा है ये वोटर लिस्ट में। और अगली पंक्ति पर रोक के दिखाना ताली, अगर आप में व्यंग की जरा सी भी संवेदना होगी तो। दावे के साथ, वाग्यदे के साथ बात करता हूं। रामलाल जी
एक नेताजी भावनाओं में बह गए, बहते बहते कह गए रामलाल जी का सम्मान घटने नहीं देंगे, मर गए तो क्या हुआ, वोटर लिस्ट में से इनका नाम कटने नहीं देंगे, क्योंकि इनके नाम का वोट सदा हमारे पक्ष में पड़ा है। वैसे भी भारत का लोकतंत्र जिंदा लाशों के ढेर पर खड़ा है। बहुत अच्छा। वैसे भी भारत का लोकतंत्र जिंदा लाशों के ढेर पर खड़ा है। तभी घोषणा हुई 2 मिनट के मौन की और घंटी बज गई किसी के मोबाइल फोन की। झलक दिखला जा। वाह वाह, इन्होंने माला भी ऐसे ही चढ़ाई है जैसे मेरी मूर्ति पर चढ़ाए। भावुक हो जाते हैं हमारे यहाँ। बड़ा बड़ा संकट है साहब। इन्हें याद आ गया कि मैं परसों उठावने में गया था तो ऐसा ही एक मजा लीजिए साहब। वाह वाह वाह। अब ये आखिरी पंक्ति इस कविता की मजे की। तभी घोषणा हुई 2 मिनट। ये और आ गए, 2 लेके आ गए। अब तो ऐसा लग रहा है सारी मुझ पे ही चढ़ेंगी। वैसे भी अंतिम कवि सही हूं मैं, संस्कार मेरा हो रहा है, लेकिन एक और है भी मेरे बाद, बचा के रखो मेरे को। ऐसे चढ़ा रहे, क्या करो साहब। वो लोग बड़ा सम्मान ही, हमारा तो पता नहीं चलता साहब सम्मान। और इन्होंने तो अभी पता नहीं बाद में देंगे ही नहीं देंगे, मोमेंटो काम देख के देते हैं तो। लेकिन बहुत सी जगह हाँ नहीं, ये नहीं, अभी तक तो इनका कोई इरादा लग नहीं रहा है कि इन्हें कोई इज्जत दी जाए। ये बीच बीच में उसको माला पहनाने जिसकी कविता ठीक लग रही है, जिसकी नहीं लग रही है तो नीचे सुसु करने चले जाते हैं। चलिए बहरहाल आई है। तभी घोषणा हुई 2 मिनट के मौन की और घंटी बज गई किसी के मोबाइल फोन की। इधर घंटी उधर मौन, सब सोचने लगे कौन। हम जानते थे फोन पर रामलाल जी की आत्मा बोल रही है। हर मौन मन में अपने लिए सच्ची श्रद्धांजलि टटोल रही है। हर मन खाली है, हर श्रद्धा मौन है। जिंदगी के तारों से गायब डायल टोन है। मुर्दों की इस बस्ती में सचमुच जिंदा कौन है। मुर्दों की इस बस्ती में सचमुच जिंदा कौन है। रामलाल जी के फ्रेम में हम अपनी फोटो देख रहे थे। संवेदना की चिता पर संबंधों की रोटियां सेक रहे थे। आपने एक ढंग की कविता सुन ली। आप ये मत सोचना मैं बैठ रहा हूँ, मैं चालू हूँ, क्योंकि मेरा तो पास में अजमेर जाना, मुझे तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। आप में से भी कुछ लोग इसलिए फंसे हैं कि उनको बस नहीं मिलेगी या उनके स्कूटर पर बैठ के हैं जो ऊपर बैठे हैं। चलिए एक कविता व्यंग की सुना देता हूँ, क्योंकि वो भी प्रतिनिधि करना मेरा जरूरी है। ये मेरा हास्य। व्यंग क्या होता है मित्रों, में कोई भूमिका नहीं बताता, 4 लाइन बोलता हूँ। शब्द मैं बोलूंगा कुछ भी समझोगे आप, बता देना। अगर आपने ये 4 पंक्तियां समझ ली तो एक कविता सुना दूंगा, अन्यथा एक हास्य का 4 लाइन का टुकड़ा सुनाकर बैठ जाऊंगा। मेरे घर में कुछ अखबार आते हैं, अखबार का नाम भर लूंगा मैं। मेरी पत्नी जवाब देती है, हम दोनों का जवाब, हम दोनों का संवाद। उसके बीच आप कहां तक पहुंचते हो मुझे बताना। आपकी तालियां बजाएंगी कि हम दोनों के संवाद में कोई बात आ रही है। अखबार का नाम, पत्नी का जवाब। अमर उजाला आया नहीं, जागरण कोई लाया नहीं, नव भारत फट गया, हिंदुस्तान बट गया। वाह। आपकी तालियों ने बताया कि आप समझ तो ले गए, लेकिन थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ेगी। एक कविता व्यंग की सुना देता हूँ इसी भूमिका के साथ, क्योंकि स्थितियां क्या हैं। व्यंग बहुत बड़ी चीज नहीं होती। समय बदल गया, डाटा फ्री, आटे पे जीएसटी। देखो देश देखो साहब क्या चल रहा है। डाटा फ्री, आटे पे जीएसटी, दुनिया मुट्ठी में, जेब में सृष्टि। आदमी आकाश में, आदमियत पाताल में। आजादी के 75 साल में जीने के लिए जुगाड़ जोड़ तोड़ है। भाई साहब माफ करना, ये तरक्की की दौड़ है, ये तरक्की की दौड़ है, ये हमारी तरक्की की दौड़ है साहब। क्या कर सकते हो। डॉलर माथे पर, रुपया पांव में, भूख सो रही है फुटपाथ की छांव में। अमीरी के रोज रोज नए खटके हैं और किसान के 100 आज भी पेड़ पे लटके। बहुत अच्छा है। दुनिया को पीछे दौड़ने छोड़ने की होड़ है,
ये तरक्की की दौड़ है। एक कविता सीधे सीधे सुनाता हूँ, प्रतिनिधि कविता है, संभवतः बहुत पहले या कभी सुनाई भी हो, जरूरी है मुझे लगता है। आइए, रोटी शीर्षक से कविता है मित्रों। अब आप इस मनोविज्ञान में है, रोटी की मेरी प्रतिनिधि रचना है, बहुत नई पीढ़ी ने सुनी नहीं है, इसलिए मेरा दायित्व है कि मैं अपना परिचय भी दूं और मुझे अच्छा लगेगा। रोटी शीर्षक से कविता, कोई राजनीति नहीं, कोई कुछ नहीं, रोटी आप हम सब खाते हैं, लेकिन उस रोटी को छीनने का प्रतीक कौन कौन छीन रहे, कैसे कर रहे हैं, कविता शुरू करता हूं। एक बार तालियां बजा दें ताकि मुझे साहस मिल जाए। ना मेरे पास चेक था, ना जैक था, ना आरक्षण की कसौटी थी। 3 चीज चाहिए आज के समय में रोटी होने के लिए। ना मेरे पास चेक था, ना जैक था, ना आरक्षण की कसौटी थी, बावजूद उसके मेरे पास एक रोटी थी। रोटी खाने के लिए, सबको बताने के लिए मैंने चुना एक चौराया। कोई चीज आपको मिलती है तो आप सबको बताते हो। मैंने चुना एक चौराया, तभी एक पुलिस वाला आया, उसकी काप दृष्टि रोटी पे पड़ी, देने लगा मुझे तड़ी। क्यों भैया कैसे घूम रहा है, दिन में लगा के झूम रहा है, तेरी शामत आई है, ये सड़क क्या तेरे बाप ने बनवाई। सुबह पहले मत खफा कर, ले देकर मामला रफा दफा कर, निकाल ये काफी मोटी है, मुझे दे दे तेरे पास जो रोटी है। मैंने उसे किया मना, हाँ अब ताली वाली बजाओ, मतलब काम सुनते रहो। मैंने उसे किया मना, पुलिस वाला थोड़ा और तना, तभी एक वकील साहब आए, मुझे लगा शायद वो मेरी रोटी बचाएं। खड़क के पूछा क्या लफड़ा है, मैंने कहा सर ये पुलिस वाला मेरी रोटी के पीछे पड़ा है। वो बोले तो भ्रष्टाचार की सीमाएं लांघ रहा है, खुलेआम रिश्वत मांग रहा है। मैं इसकी पेशी करूंगा, ऐसी की तैसी करूंगा, तू न्याय लेगा, मुझे क्या देगा। तेरे पास कुछ नहीं है, जो भी है सही है, हालांकि फीस बहुत छोटी है, मुझे दे दे तेरे पास जो रोटी है। वाह। उन्हें मना कर मेरी नजर रोटी पर झुकी, तब एक इंपोर्टेड कार मेरे पास आकर रुकी। कार ने एक मोटा सा सेट मेरे सामने फेंका, सेठ ने फटी फटी आंखों से देखा। और दोस्तों पूरा पूंजीवाद, पूरा नक्सलवाद कविता की जुबान में परिभाषित कर दूं तो मुझे बता देना आप। मैं मान के चलता हूं इस समय वही लोग बैठे हैं जो कविता को सुनना चाहते हैं। आप समझना, प्रतीक में बात कह रहा हूं। तभी एक इंपोर्टेड कार मेरे सामने आकर रुकी, कार ने एक मोटा सा सेट मेरे सामने फेंका। सेठ ने फटी फटी आंखों से देखा, बोला ये बात समझ में नहीं आई, ये रोटी तूने कहां से चुराई। बाजार पे मेरा अधिकार है, रोटी खरीदना तेरी ताकत से बाहर है। अचानक तेरी किस्मत खिल नहीं सकती है, जब तक हम हैं तुझे रोटी मिल नहीं सकती है। इस रोटी पर भरे पेट का हक है, मुझे तेरी ईमानदारी पे शक है। लगता है तेरी नीयत खोटी है, मुझे दे दे तेरे पास जो रोटी है। अंत में एक नेताजी आए, मन मन मुस्काए, बोला मेरी आंखों पर नहीं हो रहा विश्वास, रोटी एक आम आदमी के पास, लगता है इसमें विदेशी ताकतों का षड्यंत्र है। अभी तो इस देश में लोकतंत्र है, इसका मतलब वो लोकतंत्र की जड़ें काट रहे हैं। आजकल हथियारों के साथ रोटी भी बांट रहे हैं। बड़ी गहरी चाल चली है, बता तू किस हाथ की कठपुतली है, किस शतरंज की गोटी है, मुझे दे दे तेरे पास जो रोटी है। आपसे पहली बार मैं कह रहा हूं, इस मंच पर किसी ने नहीं कहा होगा कि अगली 4 पंक्तियां मैं कह रहा हूं और आप ताली मत बजाना। चुनौती के साथ कह रहा हूं, विनम्रता के साथ कह रहा हूं, निवेदन के साथ कह रहा हूं। आपका मन करेगा ताली बजाने का, लेकिन मत बजाना। लेकिन आपको लगे कि अब ताली बजाना आपकी और मेरी और कविता की अनिवार्यता हो गई है, तो उन्हें आशीष बनाकर एक साथ बरसाना, इकट्ठी करना। कविता की अंतिम 4 पंक्तियां, 6 पंक्तियां। इसका मतलब वो लोकतंत्र की जड़ें काट रहे हैं, आजकल हथियारों के साथ रोटी भी बांट रहे हैं। बड़ी गहरी चाल चली है, बता तू किस हाथ की कठपुतली है, किस शतरंज की गोटी है, मुझे दे दे तेरे पास जो रोटी है। नेताजी का अंदाज मुझे अंदर तक हिला गया, एक गम सा पिला गया। मैं डरने लगा कोई मेरी रोटी न छीन ले, किस्मत में आए सुखद क्षण न बीन ले। तभी एक कुत्ता मेरी ओर भौंका, मैं भय से कांपा और चौंका।
कुत्ते ने मेरा पैर पकड़ लिया, उन चारों ने कस के जकड़ लिया, मारने लगे घूंसे और लात से। रोटी छूट गई मेरे हाथ से, रोटी छूट गई मेरे हाथ से। कुत्ता मेरे घावों को चाटने लगे, कुत्ता मेरे घावों को चाटने लगा। वो पांचों उस रोटी को बांटने लगे। मैं आज भी सड़क पर पड़ा लहूलुहान हूँ। मैं भोला हूँ, मासूम हूँ, नादान हूँ। मैं सपना हूँ, उमंग हूँ, उड़ान हूँ। मैं भूत हूँ, भविष्य हूँ, वर्तमान हूँ। मैं आपका बेटा, आपकी संतान हूँ। मैं भारत हूँ, मैं हिंदुस्तान हूँ। मैं भारत हूँ, मैं हिंदुस्तान हूँ। मैं भारत हूँ, मैं हिंदुस्तान हूँ। हिंसक भेड़ियों के पंजों में मेरी बोटी है। मैं भूखा हूँ, छिन गई मेरी रोटी है, छिन गई। मैं चाहता हूँ अब हम कीर्ति जी को सुने, लेकिन उससे पहले मैं आपके कुछ 1 मिनट और लूँगा। आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई थी बेटी को लेकर के, पिता को लेकर के, और मुझे शायद इनमें सब बेटियां ही नजर आती हैं। कीर्ति जी और हम समकालीन हैं, हम जानते हैं, हम आप सबकी बेटियां भी। बेटी की एक छोटी सी 1.5 मिनट की भी, आधे मिनट की कविता वो सुना करके मैं इस मंच की उस कवित्री को आमंत्रित करूंगा पूरे सम्मान के साथ। आप बैठे रहें। अगर कीर्ति काले को सुने बिना आप जा रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आप इस कवि सम्मेलन का सबसे मुख्य मक्खन छोड़ कर जा रहे हैं। मैं अभी तक जो कुछ हुआ है हम सबको समाप्त करेंगी, और इन्होंने पूरी श्रम किया है। संभवतः मैं समय ज़्यादा ले रहा हूं, लेकिन एक कविता 1.5 मिनट की कविता, अंतिम कविता, अलग विधा की कविता है। आप सबकी बेटियां हैं, यहाँ बैठे जितने लोग हैं, मेरी बेटी है, कहीं पढ़ने गई हुई है, कहीं ससुराल गई है। बस कविता सुने, सीधी सीधी 1.5 मिनट की 10 लाइन की कविता। उसके बाद हम कीर्ति काले को सुनेंगे। अगर जब बेटियां बाहर चली जाती हैं तो क्या होता है, एक पिता की कविता सुने आप। अब तक आप बेटियों की जुबानी सुन रहे थे। आपको प्रदीप जी समर्पित करता हूं, किसी ने नहीं सुनी मंच पे कविता। ट्रेन है हमारी। जब से मेरी बेटी जॉब करने लगी है बेंगलोर में, बहुत गंभीर कविता, 8 लाइन 10 लाइन की बस। जब से मेरी बेटी जॉब करने लगी है बेंगलोर में, मैं सन्नाटे बुनने लगा हूं हर शोर में। खुली खिड़कियों के बाहर ताकता रहता हूँ, खुली खिड़कियों के बाहर झांकता रहता हूँ। बंद पड़ी किताबों को ताकता रहता हूँ। किताबों के पन्ने फड़फड़ाते हैं, मुझे मेरी बेटी के पर नजर आते हैं। मैं उन परों की उड़ान सोचता हूँ, उस खुले आसमान को सोचता हूँ जिसमें उसके जैसे सैकड़ों परिंदे उड़ते हैं, क्षितिज में खो जाते हैं, घरों को नहीं मुड़ते हैं। मेरा मन करता है मैं उससे बात करूँ, लगता है वो आराम कर रही होगी, काम कर रही होगी। तभी मेरी उंगली मोबाइल पर टिकती है, मुझे मेरी बेटी व्हाट्सएप पर ऑनलाइन दिखती है। मैं डर जाता हूँ वो टाइम पास कर रही है, वेस्ट कर रही है या खर्च कर रही है। मेरे अंदर से आवाज़ आती है, नहीं नहीं, वो ना टाइम पास कर रही है, ना वेस्ट कर रही है, ना खर्च कर रही है, वो सर्च कर रही है। पीछे छुटा स्कूल का वो छोटा सा बस्ता, और कैरियर के नाम पर बिछा आगे लंबा सा रास्ता। बस्ते और रास्ते के बीच में अगली पंक्ति को हथेलियों में संभालना। बस्ते और रास्ते के बीच में बेटी खड़ी हो गई है, मैं समझ जाता हूं मेरी बेटी बड़ी हो गई है। तभी मोबाइल पर उसका नाम चमकता है, कॉल आता है, मोबाइल पर उसका नाम चमकता है। हम पति पत्नी दोनों का चेहरा दमकता है। हम स्पीकर ऑन कर लेते हैं, अपने आप में मौन रख लेते हैं। बेटी जल्दी जल्दी बोलती है, जल्दी जल्दी बतियाती है, जैसी कोई गौरैया गीत गाती है। उसकी आवाज कानों में घुलने लगती है, उसकी आवाज कानों में घुलने लगती है। यादों की तस्वीर चुपचाप धुलने लगती है। बेटी कहती है, पापा पापा रात को काम करते हुए देर हो गई थी, लैपटॉप सिराने रखकर सो गई थी, सुबह अलार्म नहीं सुन पाई थी, इसलिए ना काम, और ऊपर से काम वाली बाई नहीं आई थी। अब ना कुछ करना है ना सोचना है, जल्दी जल्दी ऑफिस पहुंचना है। रास्ते में कुछ भी खा लूंगी, पराठा बर्गर पिज़्ज़ा बर्गर कुछ भी खा लूंगी। आधे घंटे का सफ़र है, आधे घंटे का सफ़र है। रेस्टोरेंट होटल सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन कुछ भी है, किसी में भी कुछ भी बेस्ट नहीं है। मामा के हाथों जैसा टेस्ट नहीं है। और पापा सबसे बड़ी बात यहाँ पर, सबसे बड़ी बात,
किसी भी चीज में कितना भी बड़ा सफर है, घर है, पर घर जैसा घर नहीं है। देर से उगने वाला दिन नहीं है, अपनों के बिन अपनापन नहीं है। ना वो बातें पंचायती हैं, ना रातें हैं, ना मैसेज करती बातें हैं, ना दीवार पॉकेट मनी का मांगना है, ना शाहरुख का पोस्टर टांगना है, ना माँ की वात्सव वाली डांट है। पापा की परी के यहाँ परियों वाले ठाट नहीं हैं। डोंट बी टेंस पापा, यू आर माई स्ट्रेंथ पापा, यू आर माई स्ट्रेंथ पापा, यू आर माई स्ट्रेंथ पापा। और आइए मित्रों, अब हम उस कवयित्री को सुनते हैं जो आपके बीच हमसे सबसे ज़्यादा आती रही हैं। वो इसलिए नहीं आती रही हैं कि आप उन्हें बुला